रात के करीब 12 बजे थे। मैं और मेरी पत्नी अंकिता शादी अटेंड करके घर लौट रहे थे। ठंडी हवा हमारी थकान को थोड़ा कम कर रही थी। अंकिता मेरे पीछे बाइक पर बैठी थी, उसका एक हाथ मेरे कंधे पर, और वो गुनगुनाते हुए कुछ गा रही थी। हवा की सरसराहट और बाइक की आवाज़ के बीच मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर वो कौन सा गाना गा रही है। रास्ता धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। हमारी मंजिल आ चुकी थी। मैंने बाइक रोकी और हम दोनों उतरकर अपने घर के अंदर चले गए। कमरे में कदम रखते ही मैंने लाइट ऑन की। उजाले के साथ ही थकावट हमारे चेहरों पर और साफ दिखने लगी। उफ, आज तो बहुत थक गए पवन, अंकिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी आवाज़ में थकान साफ झलक रही थी। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ, आज का दिन कुछ अजीब सा था, है ना? अजीब? मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा। शादी में तो बहुत मज़ा आया, उसने हल्के से कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन इस थकान ने पूरा शरीर जकड़ लिया है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ। तुम्हारी तो आज ऐश थी, कॉलेज के पुराने दोस्तों से मिलकर खूब मज़ा आया होगा, है ना? वो हल्के से मुस्कुराई, फिर थोड़ा रुक कर बोली, हाँ सच में, लेकिन पता है समय के साथ सब बदल गए हैं। मैंने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, और राहुल? उसने कुछ पल के लिए मेरी ओर देखा, फिर हल्की सांस लेते हुए कहा, राहुल? राहुल सबसे अलग था, पहले भी और आज भी। जब हम साथ पढ़ते थे तब भी वो ऐसा ही था, और आज इतने सालों बाद जब मिला तब भी उसमें कोई बदलाव नहीं दिखा। मैंने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ चुटकी ली। हाँ, ये तो मुझे दिख ही रहा था कि उसने तुम्हें देखते ही कैसे अपनी बाहों में उठा लिया। मेरी इस बात पर अंकिता ने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल भी था। एक मिनट, कहीं तुम जल तो नहीं रहे पवन? उसने तंज भरे अंदाज में पूछा। क्योंकि राहुल मुझे शादी में सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा था, वो ये कहते हुए मुस्कुराई और पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। फिर थोड़ा रुककर मजाकिया लहजे में बोली, अब जाओ, जाकर थोड़ा फ्रेश हो आओ मेरे पतिदेव। मैंने हल्के से जवाब दिया, इसमें जलने की क्या बात है, मुझे जैसा लगा मैंने कह दिया। वो हंसी और बोली, ठीक है, अब जल्दी से फ्रेश होकर आओ, वैसे भी आज घर पर कोई नहीं है, क्या तुम ये मौका ऐसे ही गवा दोगे? मैंने उसकी बात सुनकर थोड़ा चुटकी लेते हुए कहा, हाँ, ये तो मुझे दिख ही रहा था कि उसने तुम्हें देखते ही कैसे अपनी बाहों में उठा लिया। मेरी इस बात पर अंकिता ने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल भी था। एक मिनट, कहीं तुम जल तो नहीं रहे पवन? उसने तंज भरे अंदाज में पूछा। क्योंकि राहुल मुझे शादी में सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा था, वो ये कहते हुए मुस्कुराई और पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। फिर थोड़ा रुककर मजाकिया लहजे में बोली, अब जाओ, जाकर थोड़ा फ्रेश हो आओ मेरे पतिदेव। मैंने हल्के से जवाब दिया, इसमें जलने की क्या बात है, मुझे जैसा लगा मैंने कह दिया। वो हंसी और बोली, ठीक है, अब जल्दी से फ्रेश होकर आओ, वैसे भी आज घर पर कोई नहीं है, क्या तुम ये मौका ऐसे ही गवा दोगे? उसकी बात पर मैंने भी मुस्कुराते हुए बाथरूम की ओर रुख कर लिया। कमरे में अब भी उसकी हल्की हंसी की गूंज थी। रात के उस पहर में मैं बाथरूम से लौटकर कमरे में आया तो देखा अंकिता आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने बालों को संवारते हुए बड़ी शरारती नजरों से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो कोई गहरा राज छुपा हो। मैं उसके करीब गया, उसे अपनी बाहों में लिया और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, जब भी कोई और तुम्हारे करीब आता है या तुम्हें छूने की कोशिश करता है तो मेरा मन करता है कि मैं उसे खत्म कर दूं। वो मुस्कुराई और बोली, क्या सच में इतना प्यार करते हो मुझसे? मैंने जवाब दिया, तुमने क्या सोचा, क्या किसी को देखा है जो तुमसे मेरी तरह प्यार करता हो? उसने हंसते हुए कहा, नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन अब क्या ऐसे ही बातें करोगे या कुछ और?
मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर की ओर बढ़ा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? अंकिता ने मुझसे पूछा। मुझे क्या पता, चलो देखते हैं। मैंने उसे नीचे उतारा और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, तेज़ रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। वो इतनी तेज़ थी कि मेरी आंखें उस रोशनी को सहन नहीं कर पाईं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक किसी चीज़ ने मेरे सिर पर ज़ोर से प्रहार किया। सब कुछ धुंधला हो गया। मैं गिर पड़ा। जब मेरी आंखें खुलीं तो मेरे चारों ओर घना अंधेरा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा सिर चकरा रहा था। मैंने खुद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन महसूस हुआ कि मैं किसी बंद डिब्बे के अंदर था। मैं कहाँ हूँ? मैंने खुद से पूछा। हवा का हल्का सा झोंका मेरे चेहरे को छू रहा था। शायद बॉक्स में कोई छोटा छेद था। मैंने चिल्लाना शुरू किया। कोई है? कोई है क्या? प्लीज मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद मैंने अपने पैरों के पास कुछ गीला और ठंडा महसूस किया। वह लचीला और लंबा सा लगा। ये क्या हो सकता है? मैंने अपने पैरों से उसे टटोला। तभी वह चीज़ अचानक हिलने लगी। मेरे मन में डर घर कर गया। क्या ये सांप है? डर और घबराहट ने मेरे दिमाग को जकड़ लिया। मैंने अपने पैरों से उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो मेरे पैर पर आकर काट गया। दर्द ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरा शरीर सुन्न होने लगा। सांसें तेज़ हो रही थीं और मेरा दिल दौड़ने लगा। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन मन में बस सवाल ही सवाल थे। मुझे यहाँ किसने कैद किया? अंकिता कहाँ है? और ये सब क्यों हो रहा है? धीरे धीरे मेरे शरीर में थकान और जहर फैलने लगा। मैंने हिलने की कोशिश बंद कर दी। आंखें खुली थीं, लेकिन उनके सामने गहरा अंधेरा था। मैंने अपने परिवार और अंकिता को याद करते हुए आंखें बंद कर लीं। कुछ समय बाद मुझे मिट्टी खुरचने की आवाज़ सुनाई दी। क्या ये मेरी मदद करने कोई आ रहा है? आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया। कोई है? कोई है? मुझे बाहर निकालो यहाँ से। लेकिन जवाब में बस हाँफने की आवाज़ आई। कौन है? मैंने फिर पूछा। तभी मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। क्या? तो ये आवाज़ कुत्ते की है। अब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं ज़मीन में दफन था और उस कुत्ते ने मुझे ढूंढ निकाला था। कुछ देर बाद कुत्ते की आवाज़ भी आनी बंद हो जाती है। शायद वह जा चुका था। वह अपने पेट को भरने के लिए मिट्टी में कुछ तलाश कर रहा होगा, लेकिन बेचारा नाकाम रहा। अब मैं क्या करूं? मैं अब तक सांप के काटने से मरा क्यों नहीं? ये मेरी किस्मत थी या कुछ और? मुझे कुछ करना होगा जिससे मैं इस कैद से बाहर आ सकूं। मैं ज़ोर लगाकर अपने हाथों से बॉक्स को धकेलता हूं, लेकिन बॉक्स खोलने में नाकाम रहता हूं। फिर पता नहीं मुझे क्या सूझता है। मैं अपने दोनों हाथों से बॉक्स को मुक्के मारने लगता हूं। दर्द हो रहा था जो आंखों से आंसू बनकर बह रहा था, लेकिन मेरे हाथों ने ठान लिया था कि कामयाबी हासिल करनी है, और आखिरकार यही होता है। अचानक मेरे हाथ बॉक्स से बाहर निकल आते हैं। जो छेद मेरे हाथों से बने थे, उनमें से सूरज की रोशनी बॉक्स के अंदर पहुंचती है। उस रोशनी को देखकर मन को चैन मिलता है। फिर मैं धीरे धीरे बॉक्स में बने छेद को इतना बड़ा कर देता हूँ कि उसमें से मैं आसानी से बाहर निकल सकूं। मैं बॉक्स के अंदर से उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शरीर मानो ज़मीन से बंधा हो, उठ नहीं पा रहा था। मैं हिम्मत करता हूँ और बॉक्स से बाहर आ जाता हूँ। बाहर आते ही तेज़ रोशनी मेरी आंखों पर पड़ती है। मेरी आंखें इसे सहन नहीं कर पाती और बंद हो जाती हैं। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहता हूँ और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूँ। अपने चारों तरफ देखता हूँ। ये तो कोई सुनसान जंगल था। ये जगह कौन सी है? मुझे इसका पता लगाना होगा। मैं खड़ा होता हूँ और जंगल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता हूँ। ज़मीन पर मेरे कदम ऐसे पड़ रहे थे मानो मैं कोई बच्चा हूँ जो चलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैं बच्चा नहीं था। कुछ ही देर में मैंने अपनी चाल सामान्य कर ली। चलते चलते कुछ देर बाद मैं दौड़ने लगा और आखिरकार जंगल से बाहर निकलकर एक सड़क पर पहुंचा। ये सड़क जंगल के किनारे से गुजर रही थी। ये पूरी तरह सुनसान थी। अब मुझे क्या करना चाहिए?
मैं सोच ही रहा था कि मुझे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। गाड़ी मेरी तरफ ही आ रही थी। मुझे इस गाड़ी को रोकना चाहिए। मैं अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया और गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। लेकिन मैंने देखा कि गाड़ी उसी स्पीड में मेरी ओर आ रही है। जैसे जैसे गाड़ी करीब आ रही थी, मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं चिल्लाया, रुको! लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। डर के मारे मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे लगा गाड़ी मुझसे टकरा गई। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि गाड़ी आगे निकल चुकी थी, लेकिन मैं अभी भी वहीं खड़ा था। गाड़ी मुझसे टकराई थी। मैं ये सोच ही रहा था कि गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ आई। गाड़ी अचानक सड़क के किनारे रुक गई। उसमें से एक आदमी बाहर निकला। मैंने उसे आवाज़ दी, हेलो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी कार के पास खड़ा रहा। मैं भागकर उसके पास गया और कहा, भाई साहब सुनिए। लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जो मैंने देखा वह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा हाथ उसे छू ही नहीं पाया। मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार निकल गया, जैसे मेरा शरीर हवा का बना हो। ये ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे मुझे क्या हुआ है? क्या मैं मर चुका हूँ? क्या मैं आत्मा बन चुका हूँ? नहीं, नहीं, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। मैंने फिर से उस आदमी को छूने की कोशिश की। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे पास अब मेरा शरीर नहीं है। मेरा मन घबराने लगा। सिर मानो अभी फटने वाला था। मुझे वहीं जाकर देखना चाहिए जहां मैं दफन था। मैं उस ओर चल दिया, पर मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी एक सूटकेस लिए मेरे पीछे आ रहा था। मैं वहीं रुक गया, लेकिन वह नहीं रुका। वह मेरी तरफ देखे बिना उसी ओर जा रहा था जहां मैं दफन था। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वह वहीं पहुंच गया। ये आदमी कौन है? क्या इसी ने मुझे मारा है? लेकिन क्यों? मैं तो इसे नहीं जानता। वह सूटकेस को ज़मीन पर रखता है और उस जगह को देखता है जहां मैं दफन था। जंगली कुत्तों ने उस जगह की मिट्टी खोद दी थी। वह जगह ज़्यादा गहराई में नहीं थी। वह यह देखकर मुस्कुराता है और अपनी जेब से एक सिगरेट निकालता है। उसे ख़त्म करके वह मेरे ताबूत की ओर बढ़ता है। वह ताबूत खोलता है। मेरा शरीर उस ताबूत में था। मैं खुद को ऐसे देखकर अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने तो ताबूत तोड़ दिया था। फिर ये कैसे सही सलामत था? वह आदमी मेरे शरीर को देखकर कहता है, कैसे हो? जिंदा हो ना? उसने ऐसा क्यों कहा? वह सूटकेस खोलता है और उसमें से एक कपड़ा निकालकर मेरे पूरे शरीर को साफ करता है। फिर मेरे शरीर पर परफ्यूम छिड़कता है और कहता है, तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तू मेरे लिए नोट छापने की मशीन है। 6 महीने तो हो गए, बस कुछ महीने और मेरे दोस्त, फिर मैं तुम्हें चैन से मरने दूंगा। फिर वह मेरे हाथ पर एक इंजेक्शन लगाता है। मैंने देखा कि मेरे हाथों पर इंजेक्शन के बहुत सारे निशान थे। वह कर क्या रहा था? अचानक मुझे कुछ होने लगा। मेरे शरीर में अजीब सी बेचैनी थी। मेरी आंखें फिर से बंद होने लगीं। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब बस एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, मिट्टी की आवाज़। वह आदमी मेरे ताबूत पर मिट्टी डाल रहा था। लेकिन वह कौन है और उसने ऐसा क्यों किया? सवाल बढ़ते जा रहे थे, पर उनके जवाब कहीं नहीं थे। मेरी आंखें कुछ देर बाद फिर से खुलती हैं और मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर आ जाती है। अब मुझे कोई चीज़ नहीं रोक सकती थी। मैं किसी भी चीज़ या जीव के आर पार जा सकता था। अब मैं ये जानना चाहता था कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था। वह आदमी कौन था? इन सभी सवालों के जवाब मुझे एक ही जगह मिल सकते थे, और वह जगह थी मेरा घर। मैं अपने घर की तलाश में निकल पड़ा। पहले मैं उस जंगल को पार करके शहर तक पहुंचा और फिर अपने घर के पास पहुंचा। इस सफ़र में काफ़ी समय लगा। ऐसा मत सोचिए कि फिल्म की तरह मेरी आत्मा झट से अपनी मंजिल तक पहुंच गई होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। घर पहुंचकर मैंने देखा कि घर पर लोगों की चहल पहल थी। मैं अंदर गया और देखा कि अंकिता के सिर पर चोट लगी है।
वह एक जगह बैठी थी और लोग उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। वह सभी को बता रही थी कि वह ठीक है, बस मामूली सी चोट है। मैं अंकिता को अपने सामने देखकर उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसके पास जाकर उसे उसके नाम से पुकारा, लेकिन उसे मेरे वहाँ होने का कोई एहसास नहीं हुआ, क्योंकि किस्मत हमारे साथ कोई ऐसा खेल खेल रही थी जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। तभी मेरा छोटा भाई अविनाश मेरी माँ के साथ आया और अंकिता से कहा, भाभी, आप जानती हो ना कि भाई को लापता हुए 6 महीने हो चुके हैं। पुलिस को अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है और हम यह भी नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है। आपका अकेले बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। 6 महीने, इसका मतलब जिस रात मुझ पर हमला हुआ वह बात 6 महीने पुरानी है। मुझे लापता हुए 6 महीने हो चुके हैं, पर मुझे मारा किसने? मेरे भाई अविनाश की बातों से यह पता चल रहा था कि मुजरिम अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी उससे खतरा था। मैं खुद को बचा नहीं पाया, लेकिन मेरे परिवार को मुझे बचाना होगा। मन में गुस्सा था, बदले की भावना थी, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि उस रात अंकिता को कुछ नहीं हुआ। तभी मेरे पिताजी पुलिस के साथ घर पर आते हैं। पुलिस अंकिता का बयान लेती है। मैं घर के बाहर आता हूँ और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता हूँ। बिना किसी मंजिल के चलता जाता हूँ। कुछ देर बाद एक पार्क के बेंच पर जाकर बैठ जाता हूँ। वहाँ शांति थी जो मेरे गुस्से को कम कर रही थी। तभी कोई मेरे बेंच पर आकर बैठता है। मैं उसकी ओर नहीं देखता, पर वह किसी से कहता है, कितनी शांति है ना यहाँ पर। लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आता। मैं उसकी ओर देखता हूँ। मेरे बेंच पर और कोई नहीं बल्कि राहुल था, अंकिता का बचपन का दोस्त, और वह मेरी ओर ही देख रहा था। पर क्यों? क्या वह मुझसे बात कर रहा था? मैं भी उसकी ओर देखता रहा। कुछ देर बाद वह मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम मुझे भूल चुके हो? ये सुनकर मैं अचंभित हो गया। ये मुझसे ही बातें कर रहा था। मैं उससे पूछा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? वह बोला, हाँ, क्या तुम भी? तुम भी से क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने हैरानी से पूछा। वह हंसते हुए बोला, मैं भी तुम्हारी तरह एक आत्मा हूँ पवन। हम दोनों मर चुके हैं। ये सुनकर मैं चौंक गया और उससे पूछा, पर तुम, ये कैसे हुआ? राहुल एक गहरी सांस लेकर मुझसे कहता है, तुमने याद है कि 6 महीने पहले हम एक शादी में मिले थे? मैंने जवाब दिया, हाँ याद है। राहुल बताने लगा, शादी अटेंड करने के बाद मैं फ़ोन पर बात करते हुए अपनी गाड़ी के पास गया। गाड़ी में बैठने के बाद जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। मैंने शीशा नीचे किया और अचानक उस व्यक्ति ने तेज़धार हथियार से मुझ पर हमला कर दिया। उसने वह हथियार मेरे सीने में गाड़ दिया। कुछ ही मिनटों में मेरी जान चली गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने देखा कि वो कौन था? नहीं, राहुल ने जवाब दिया। वहाँ बहुत अंधेरा था, मैं उसे पहचान नहीं सका। मैंने कहा, राहुल, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मेरा खून भी उसी रात हुआ था। क्या? राहुल चौंक गया। मैंने कहा, हाँ, और सोचो, हम दोनों का एक ही दिन मरना क्या संयोग हो सकता है। राहुल ने कहा, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुम भी मर चुके हो। कुछ दिनों पहले जब मैंने अंकिता को देखा और तुम्हारे घर तक पहुंचा, तब तुम्हारी तस्वीर पर माला देखकर ये समझ आया कि तुम अब नहीं हो। लेकिन ये नहीं पता था कि तुम भी उसी रात मरे हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने मारा? नहीं, मैंने कहा, पर अब ये पता करना ज़रूरी है। उसे सज़ा दिलानी होगी। राहुल ने कहा, 6 महीने से मैं भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे किसने मारा, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि कोई हमें देख या सुन नहीं सकता। मैं इसे लेकर हार मान चुका था, लेकिन अब शायद हमें इंसाफ मिल सकता है। तभी हमारे पास से एक बच्चा गुजरता है। उसकी आंखों पर काला चश्मा था, एक हाथ में लकड़ी और दूसरे में कटोरा। वह रुककर हमसे कहता है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब। ये सुनकर मैं और राहुल एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैंने बच्चे को आवाज़ दी, रुको। वह बच्चा रुककर मुड़ा और कहा, आपने कुछ कहा साहब? हम दोनों हैरान थे, कोई हमें देख और सुन सकता था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम हमें देख सकते हो? उसने जवाब दिया, जी साहब। राहुल उसे कुछ बताने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया। मैंने बच्चे से कहा,
बेटा, तुम हमारा एक काम करोगे? बच्चे ने कहा। मैं अंधा हूँ साहब, भला मैं क्या मदद कर सकता हूँ? राहुल ने कहा। तुम हमारी मदद कर सकते हो। बच्चे ने पूछा, पैसे लगेंगे साहब? मैंने कहा, पैसे मिलेंगे, पर पहले सुनो कि हमें क्या करना है। फिर मैंने और राहुल ने बच्चे से थोड़ी दूरी पर जाकर चर्चा की। मैंने राहुल से कहा, हमें इसे यह नहीं बताना चाहिए कि हम आत्मा हैं। वह डर सकता है और हमारी मदद करने से मना कर सकता है। राहुल ने पूछा, तो हमें करना क्या है? मैंने कहा, हमें अपने घर वालों तक यह बात पहुंचानी है कि मेरी लाश जंगल में है। हमें इस बच्चे की मदद लेनी होगी। अगर पुलिस मेरी लाश ढूंढ ले तो वे असली मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। राहुल ने कहा, पर मेरी तो लाश का अंतिम संस्कार हो चुका है। मेरे केस को भी कभी दर्ज नहीं किया गया। मुझे डर है कि कहीं मेरे परिवार को धमकाया तो नहीं गया। मैंने उसे आश्वासन दिया, राहुल, हमारा इस दुनिया में होना इस बात का सबूत है कि हम अपने कातिल को सज़ा दिला सकते हैं। हमें बस सही योजना बनानी होगी। तो हमें अब करना क्या है? राहुल ने पूछा। मैंने ये बात राहुल को कही ही थी कि अचानक मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैं अचानक राहुल से दूर जाने लगा। ऐसा होते देख राहुल घबराते हुए मुझे पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, ये क्या हो रहा है पवन? मुझे नहीं पता। ये अचानक मेरे साथ होने लगता है और मैं अपने शरीर में खींचने लगता हूँ। मुझे पकड़ कर रखो। राहुल पूरी ताकत लगाकर मुझे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। वह घबरा कर कहता है, मैं तुम्हें रोक नहीं पा रहा पवन। मेरे मेरे हाथ फिसल रहे हैं। मैंने महसूस किया कि राहुल की ताकत भी अब बेकार हो रही थी। मैंने उसे कहा, राहुल, मुझे छोड़ दो। अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम फिर मिलेंगे, अगर नहीं तो तुम्हें इस बच्चे की मदद से हमारा अधूरा काम पूरा करना होगा। राहुल मेरी बात सुनकर अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरता है और मुझे छोड़ देता है। मैं बहुत तेज़ी से अपने शरीर की ओर खींचने लगता हूँ और उसमें समा जाता हूँ। जब मैं अपने शरीर के पास पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि वही आदमी जिसे मैंने पहले देखा था मेरे शरीर के पास बैठा है। वह मेरे हाथ पर कोई इंजेक्शन लगा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरी कहानी आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन कहानी के पन्ने पीछे की ओर पलट रहे थे। पर मैं भी अपनी अनसुलझी पहेली को सुलझाने के लिए तैयार था। मेरी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा जाता है और मैं धीरे धीरे गहरी नींद में सोने लगता हूँ। पर क्या ये मेरा अंत है? मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा ताकि मैं अपनी कहानी को पूरा कर सकूं। अब मैं कहाँ था? हाँ, मेरी आत्मा फिर से मेरे शरीर के अंदर समा चुकी थी। समय बीतता गया, पर मैं अब भी मेरे शरीर के अंदर कैद था। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं फिर से अपने शरीर के इस पिंजरे से आज़ाद होना चाहता था, पर साथ ही बेबस भी था। ये कैसी कशमकश थी जो मेरी सोच से परे थी। लेकिन काफ़ी समय के इंतज़ार के बाद वो घड़ी आ ही गई जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मैं फिर से अपने शरीर के बंधन से आज़ाद हो गया। अब मेरा सबसे पहला काम राहुल के पास वापस जाना था। मैं बिना समय गंवाए अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ता हुआ वहीं गया जहां मैंने राहुल को छोड़ा था। रात हो चुकी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि राहुल कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपनी नज़रें पूरे पार्क में घुमाता हूं, लेकिन वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। निराश होकर मैं एक बेंच की ओर बैठने के लिए बढ़ा ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तभी एक बहुत तेज़ मुक्का मेरे जबड़े पर आकर लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि मैं अभी भी ज़मीन पर पड़ा हूँ और मेरे सामने राहुल खड़ा है। मैं धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़ा हुआ और राहुल से कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अचानक किसी ने मुझे मारा और मैं गिर गया। तुम कहाँ थे और वो बच्चा कहाँ है? क्या तुमने किसी को मुझे मारते हुए देखा? क्योंकि हमें तो सिर्फ आत्मा ही मार सकती है। मैंने राहुल से सवाल किया, लेकिन वह चुपचाप अपनी नज़रें झुकाए खड़ा रहा। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा कहा, क्या बात है राहुल? धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन उठाई।
उसकी आंखें लाल थीं, मानो उनमें खून उतर आया हो। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या हुआ राहुल, बात क्या है? तभी उसने जवाब दिया, मुझे पता चल चुका है कि मेरा कातिल कौन है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वो? राहुल कुछ देर खामोश रहा, फिर अचानक चीखते हुए बोला, वो तू है। मुझे मारने वाला और कोई नहीं, वो तू है। और और मुझे सब पता चल गया है। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। राहुल ये कैसी बातें कर रहा था? क्या उसे कुछ हो गया था? भला मैं उसे क्यों मारूंगा? मैंने उसे नहीं मारा। ये सब क्या हो रहा था? मैंने राहुल को दिलासा देते हुए कहा, राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं मारा। मेरा विश्वास करो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो ये तक नहीं जानता था कि तुम मर चुके हो। प्लीज़ राहुल, मुझ पर भरोसा करो। पर राहुल मेरी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में मेरे पास आकर मेरी गिरेबान पकड़ ली और कहा, बहुत हुई तेरी नौटंकी। अब हम दोनों आत्मा हैं और हमें कोई देख नहीं सकता। अब हम दोनों मर चुके हैं। अब 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 मैं तेरी आत्मा को तब तक तरपाता रहूंगा जब तक तेरी आत्मा के भी प्राण न निकल जाए। ये कहते ही राहुल ने मुझ पर लात घूंसों की बरसात शुरू कर दी। मैं उसके हर वार से बचने की कोशिश करता रहा और अपनी बेगुनाही के लिए उससे गिड़गिड़ाता रहा। राहुल, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद वह थककर ज़मीन पर बैठ गया। मैं भी थककर उसके पास बैठ गया। राहुल हाँफते हुए मुझसे बोला, तुमने मुझे किस मकसद से मारा था पवन? मैंने उसे फिर समझाने की कोशिश की। मेरा यकीन करो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम किस राहुल बुनियाद पर मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हो? फिर राहुल मुझे बताने लगा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह अंधा बच्चा मुझे आवाज़ देता है। मैं उसे पहले तो नज़रअंदाज करता हूँ, लेकिन जब वह जाने लगता है तो मुझे एहसास होता है कि मुझे अकेले ही अपने घर जाने की हिम्मत करनी चाहिए। मैंने उसे आवाज़ देकर रोका। वह रुककर मुझसे कहता है, या तो काम की बात करो या मुझे जाने दो। मैंने उसे अपने घर का पता बताया और कहा, तुम्हें वहाँ कुछ काम करना होगा जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बदले में मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। वह मान गया और मैंने उसे रास्ता बताते हुए अपने घर तक ले गया। राहुल की बात जारी थी। घर पहुंचने के बाद उसने पूछा, अब काम क्या है साहब? मैंने उसे 1 मिनट रुकने को कहा और घर के अंदर चला गया। मैं दीवारों को चीरते हुए घर के अंदर गया। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। मुझे लगा कि घर में कोई नहीं है। तभी मुझे पायल की हंसी सुनाई दी। कितने दिनों बाद मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। खुशी से मैं उस ओर बढ़ा जहाँ से हंसी की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ जाकर जो देखा उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। पायल आकाश की बाहों में लिपटी हुई थी। दोनों हंस रहे थे और एक दूसरे को चूम रहे थे। ये मेरा वहम था या हकीकत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं मरा हुआ था और मेरे मरने के सिर्फ 6 महीने बाद ही पायल मुझे भुला चुकी थी। वह अब आकाश के साथ खुश थी। ये देखकर मेरा दिल गुस्से और दर्द से भर गया, लेकिन दिमाग सोच रहा था कि शायद दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। मैंने वहाँ से लौटने का फैसला किया। जब जाने लगा तो मैंने सुना आकाश ने पायल से कहा, हमने जो सोचा था वह तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे रास्ते का कांटा निकल गया और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। उसके जवाब में पायल ने कहा, वो कैसे? तो उसने कहा, पवन ने राहुल को मार दिया और हमने उस पवन को मरवा दिया। लेकिन अब जिसने पवन को मारा था वो कह रहा है कि पवन जिंदा है और इसी बात को लेकर वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनकर मैं पागल सा हो गया और वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम पर तेज़ी से मुक्का मारा और गुस्से में मैं वहाँ से सीधे तुम्हें ढूंढने आ रहा था। लेकिन तभी वह बच्चा जो मेरे साथ आया था मेरे कदमों की आवाज़ पहचान गया। वह झल्लाकर मुझसे कहने लगा, तुमने मेरा समय बर्बाद किया है, अब मुझे कुछ पैसे चाहिए। राहुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं उसे पैसे कैसे देता? इसलिए गुस्से में उसे वहाँ से जाने को कहा और उसे वहीं छोड़कर यहाँ चला आया। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, और जब तुम वापस आए तो आगे की बात तुम्हें पता ही है।
ये सब सुनने के बाद मैंने राहुल से कहा, तुमने दो गलतियां की हैं। पहली, मुझ पर शक करके, और दूसरी, उस बच्चे को तुम्हारे घर के सामने अकेला छोड़ने की। रात के सन्नाटे में राहुल के घर की डोरबेल बजती है। आकाश दरवाज़ा खोलने के लिए उठता है। चलते हुए उसकी नज़र दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर पड़ती है जिसे राहुल ने जाते वक्त मुक्का मारकर तोड़ दिया था। तस्वीर पर दरारें थीं। आकाश को यह देख कुछ अजीब लगता है। तभी अंदर से पायल की आवाज़ आती है, आकाश, दरवाजे पर कौन है? आकाश जवाब देता है, हाँ, मैं देख रहा हूँ। वह दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि बाहर वही अंधा बच्चा खड़ा है। आकाश उससे पूछता है, हाँ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चा कहता है, कुछ नहीं साहब, बस मुझे यहाँ आने के कुछ पैसे चाहिए। मेरा बहुत वक्त बर्बाद हुआ है। आकाश चौंक कर पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? बच्चा बोला, साहब, एक दूसरे साहब मुझे यहाँ लेकर आए थे। पता नहीं वो अचानक कहाँ चले गए। उन्होंने कहा था कि मुझसे कोई काम करवाना है, लेकिन फिर कुछ काम करवाया नहीं, बस मेरा समय ख़राब किया। वो शायद आपके दोस्त होंगे। अब साहब, मुझे कुछ पैसे दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आकाश को बच्चे की बातें अजीब लगती हैं। उसने पूछा, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? बच्चे ने ठंडी आवाज़ में कहा, साहब देखिए, मैं अंधा हूँ, देख कैसे सकता हूँ, मैं बस उनकी आवाज़ सुन सकता था। आकाश को उसकी बातों पर शक हुआ। उसने बच्चे के सामने अपना हाथ हिलाकर ये देखने की कोशिश की कि कहीं बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा। तभी पायल अंदर से बाहर आ गई। उसने आकाश और उस बच्चे को देखा और पूछा, आकाश, ये बच्चा कौन है? आकाश ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, इसका कहना है कि इसे यहाँ कोई लेकर आया है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अंदर चलो, मैं इसे भी अंदर ले आता हूँ। पायल अंदर चली गई। आकाश उस बच्चे को भी अंदर ले आया। उसने बच्चे से उसका नाम पूछा। बच्चे ने कहा, मेरा नाम चीना है। आकाश एक मनोचिकित्सक था। उसने चीना को बातों में उलझाना शुरू किया ताकि उससे सच उगलवा सके, लेकिन चीना के पास बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। आकाश और पायल ने चीना को चाय पिलाई जिसमें उन्होंने बेहोशी की दवा मिला दी। कुछ देर बाद जब चीना बेहोश होकर उठा तो आकाश ने उसे हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज करने के बाद आकाश ने चीना से सारी बात उगलवाई। चीना ने बताया कि उसने दो लोगों की आवाज़ सुनी थी। वह यहाँ उन दोनों में से एक के साथ आया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वे दोनों कौन थे, क्योंकि वह अंधा था। आकाश और पायल को शक होता है कि जो भी यह साजिश रच रहा है वह वही ब्लैकमेलर है जो उन्हें धमकियां दे रहा था। राहुल और पवन, जो अब आत्मा बन चुके थे, राहुल के घर पर पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि आकाश उस अंधे बच्चे से सारी बात उगलवा रहा था। ये देखकर दोनों को बहुत दुख हुआ। राहुल ने कहा, पवन, हमारी वजह से ये बच्चा मुसीबत में फंस गया है, हमें ही कुछ करना होगा। पवन असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन तभी राहुल की नज़र दीवार पर टंगी उसी फोटो पर पड़ी जिसे उसने गुस्से में मुक्का मारकर तोड़ दिया था। वह फोटो पर बने क्रैक को ध्यान से देखने लगा। पवन ने पूछा, क्या हुआ राहुल, क्या सोच रहे हो? राहुल ने कुछ देर तक बिना कुछ बोले फोटो को देखा, फिर कहा, रुको और देखो। राहुल तेजी से आकाश के पास गया। चूंकि वह आत्मा था, इसलिए सीधे आकाश के पेट में जोर से मुक्का मारा। मुक्के की ताकत से आकाश तुरंत जमीन पर बैठ गया। यह देखकर पायल घबराई और उसके पास दौड़कर गई। उसने पूछा, आकाश, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? आकाश ने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट पर जोर से मुक्का मारा हो, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। ये देखकर पवन भी चौंक जाता है और गुस्से में आकाश को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मुक्का आकाश को छू तक नहीं पाता। राहुल ये देखकर पवन से कहता है, चिंता मत करो, शायद ऊपर वाले ने मुझे इस सच्चाई को उजागर करने का मौका दिया है। इसके बाद राहुल गुस्से से भर जाता है। वह आकाश को पकड़कर उठाता है और ज़मीन पर पटक देता है। वह अपनी सारी भड़ास निकालते हुए आकाश को बार बार चोट पहुंचाता है। आकाश खून से लथपथ हो जाता है। ये देखकर पायल डर के मारे चिल्लाती है, कौन है जो आकाश को मार रहा है? हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? राहुल आकाश का गिरेबान पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और गुस्से में पूछता है, बता,
तूने ऐसा क्यों किया? लेकिन आकाश कुछ भी सुन नहीं सकता था। राहुल उसे सिर्फ छू सकता था। पवन ये सब देखकर राहुल से कहता है, राहुल, इस बच्चे को होश में लाओ, इसके ज़रिए हमें सच का पता चल सकता है। राहुल आकाश को दूर फेंक देता है और फिर बच्चे चीना के पास जाकर उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है। चीना होश में आते ही कहता है, मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। राहुल उसे तसल्ली देते हुए कहता है, तुम ठीक हो बच्चा, घबराओ मत। चीना राहुल की आवाज़ पहचान लेता है और कहता है, साहब, आप आ गए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। आकाश और पायल, जो डर से कांप रहे थे, सहमे हुए बच्चे से पूछते हैं, तुम किससे बातें कर रहे हो? चीना उनकी ओर इशारा करते हुए कहता है, यही साहब तो मुझे यहाँ लेकर आए थे। पायल चौंकते हुए पूछती है, कौन लेकर आया था तुम्हें? राहुल चीना से कहता है, इन्हें मेरा नाम बताओ। चीना आकाश और पायल से कहता है, इनका नाम राहुल है। राहुल का नाम सुनते ही आकाश और पायल दोनों के होश उड़ जाते हैं। पायल कांपती हुई आवाज़ में कहती है, रर रार राहुल, लेकिन राहुल तो मर चुका है। ये सुनकर पवन भी चौंक जाता है और गुस्से से आकाश से चिल्लाकर कहता है, मैंने राहुल को नहीं मारा। राहुल चीना से कहता है, इनसे पूछो, इनके पास क्या सबूत है कि पवन ने मुझे मारा था? चीना, जो अब डर के मारे एक कोने में खड़ा हो गया था, घबराते हुए कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? कौन जिंदा है, कौन मरा है और असली कातिल कौन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। राहुल ये सब देखकर चीना को समझाते हुए कहता है, डरो मत बच्चा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। चीना डरते हुए कहता है, लेकिन आपने तो खुद अपना नाम राहुल बताया और ये लोग कह रहे हैं कि आप मर चुके हैं, सच सच बताइए। राहुल गहरी सांस लेते हुए कहता है, सुनो चीना, मैं यानी राहुल और पवन, हम दोनों मर चुके हैं। हम आत्माएं हैं। तुम हमें सुन सकते हो और मैं दूसरों को छू सकता हूँ, लेकिन पवन नहीं। चीना कांपते हुए पूछता है, तो आप सच में आत्मा हैं? राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ चीना, अब हमें ये पता लगाना है कि हमें किसने मारा और क्यों, और ये सच हमारे भाई और मंगेतर के पास छिपा है। तुम्हें हमारी आवाज़ बनना होगा। चीना थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहता है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। आप सच कह रहे हैं ना? राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ चीना, हमारा भरोसा करो। चीना, जो पहले से ही डरा हुआ था, राहुल से पूछता है, मुझे अब क्या करना है? पवन चीना के पास जाकर कहता है, इनसे पूछो कि राहुल को किसने मारा और ये मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। इन्हें साफ कह दो कि या तो सच बोलें या मरने के लिए तैयार रहें। चीना ये सुनकर और ज़्यादा घबरा जाता है। राहुल उसे शांत करते हुए कहता है, डरो मत, हम सिर्फ उन्हें डराना चाहते हैं ताकि वो सच बोल सके। तुम्हें बस हमारी बात पहुंचानी है। चीना डरे डरे आकाश और पायल के पास जाता है और कांपती आवाज़ में कहता है, आप लोग सच बता दीजिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। आकाश डरते हुए चीना से कहता है, हमने तुम्हें पहले ही बताया कि हमने राहुल को नहीं मारा। हमने बस उनके साथ विश्वासघात किया। ये सब पवन की वजह से हुआ। अगर पवन अपने पागलपन पर काबू रखता तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन आकाश ये नहीं जानता था कि पवन भी वहीं मौजूद है। चीना ये बताने ही वाला था कि पवन भी वहाँ है, लेकिन राहुल उसे रोक लेता है। आकाश गहरी सांस लेते हुए कहता है, भाई, हमें नहीं पता कि यह आप ही हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। हम हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। पायल भी रोते हुए आकाश के साथ हाथ जोड़कर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। राहुल पवन के पास जाकर पूछता है, ये किस पागलपन की बात कर रहे हैं पवन? कहीं तुम भी तो मुझे अपनी बातों में नहीं उलझा रहे? पवन गहरी सोच में पड़कर कहता है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ राहुल। अगर मैं दोषी हुआ तो मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। राहुल गुस्से में कहता है, अब कैसी सज़ा पवन? तुम मर चुके हो, क्या तुम ये भूल गए? राहुल चीना से कहता है, इनसे कहो कि मैंने इन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन इन्हें हमें हर बात सच सच बतानी होगी, शुरू से लेकर आखिर तक। चीना राहुल की बात को दोहराते हुए आकाश और पायल से कहता है,
उन्होंने कहा है कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन आपको सब कुछ सच बताना होगा, शुरू से लेकर आखिर तक। चीना, जो पहले से ही डरा हुआ था, राहुल से पूछता है, मुझे अब क्या करना है? पवन चीना के पास जाकर कहता है, इनसे पूछो कि राहुल को किसने मारा और ये मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। इन्हें साफ कह दो कि या तो सच बोले या मरने के लिए तैयार रहे। चीना ये सुनकर और ज़्यादा घबरा जाता है। राहुल उसे शांत करते हुए कहता है, डरो मत, हम सिर्फ उन्हें डराना चाहते हैं ताकि वो सच बोल सकें। तुम्हें बस हमारी बात पहुंचानी है। चीना डरे डरे आकाश और पायल के पास जाता है और कांपती आवाज़ में कहता है, आप लोग सच बता दीजिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। आकाश डरते हुए चीना से कहता है, हमने तुम्हें पहले ही बताया कि हमने राहुल को नहीं मारा। हमने बस उनके साथ विश्वासघात किया। ये सब पवन की वजह से हुआ। अगर पवन अपने पागलपन पर काबू रखता तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन आकाश यह नहीं जानता था कि पवन भी वहीं मौजूद है। चीना ये बताने ही वाला था कि पवन भी वहाँ है, लेकिन राहुल उसे रोक लेता है। आकाश गहरी सांस लेते हुए कहता है, भाई, हमें नहीं पता कि ये आप ही हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। हम हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। पायल भी रोते हुए आकाश के साथ हाथ जोड़कर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। राहुल पवन के पास जाकर पूछता है, ये किस पागलपन की बात कर रहे हैं पवन? कहीं तुम भी तो मुझे अपनी बातों में नहीं उलझा रहे? पवन गहरी सोच में पड़कर कहता है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ राहुल। अगर मैं दोषी हुआ तो मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। राहुल गुस्से में कहता है, अब कैसी सज़ा पवन? तुम मर चुके हो, क्या तुम ये भूल गए? राहुल चीना से कहता है, इनसे कहो कि मैंने इन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन इन्हें हमें हर बात सच सच बतानी होगी, शुरू से लेकर आखिर तक। चीना राहुल की बात को दोहराते हुए आकाश और पायल से कहता है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन आपको सब कुछ सच बताना होगा, शुरू से लेकर आखिर तक। आकाश घबराते हुए सब कुछ बताने लगता है। राहुल ने ही एक दिन मुझे पवन की पत्नी अंकिता से मिलवाया था। उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ ज़रूरी काम है। जब मैं अंकिता से मिला तो उसने पवन के बारे में बताया। उसने कहा कि जब भी कोई उसके करीब आता है तो पवन अजीब बर्ताव करने लगता है, जैसे वो कोई और हो। वो किसी भी हद तक जा सकता है। आकाश ने सुझाव दिया, उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उसका चेकअप करूंगा। चेकअप के बाद पता चला कि पवन को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये उसकी शैतानी प्रवृत्ति को बाहर लाता है। वो छोटी छोटी बातों पर भी अंकिता के करीब आने वालों को मार सकता है। आकाश ने आगे बताया, जब मैंने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने कबूल किया कि उसने 3 लोगों को मार डाला है जो अंकिता पर बुरी नज़र रखते थे। उसने ये भी कहा कि जब तक वो जिंदा है अंकिता को अपने से दूर नहीं होने देगा और उनके बीच आने वाले हर इंसान को मौत देगा। अंकिता को जब ये सच पता चला तो वह घबरा गई। उसने आकाश से सलाह मांगी। आकाश ने कहा, पवन को कोई जेल नहीं रोक सकती। तुम्हें हर पल उसके साथ रहना होगा और ध्यान रखना होगा कि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। आकाश बताता है, दूसरी तरफ राहुल अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसने पायल को नज़रअंदाज कर दिया। इसी बीच मेरी और पायल की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। हमने कई बार राहुल को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। फिर वह रात आई जब यह सब हुआ। उस दिन मैं और पायल भी शादी में थे। मैंने देखा कि राहुल ने अंकिता को अपनी बाहों में उठा लिया। मुझे पहले सब सामान्य लगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि राहुल को सिर्फ एक ही इंसान हटा सकता है, पवन। आकाश ने बताया, मैं पवन के पास गया और उससे सामान्य बातें करने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने उसे अंकिता और राहुल की कॉलेज के दिनों की दोस्ती के बारे में बताया। यह सुनकर पवन गुस्से से तमतमा गया और वहाँ से चला गया। आकाश ने कहा, मैंने उसका पीछा किया। मैंने देखा कि पवन ने राहुल के सीने में खंजर घोंप दिया है। शादी में लोग खुशी से नाच रहे थे, लेकिन पास में ही खून हो चुका था। आकाश ने राहुल की लाश छुपाई और उसे अपने घर ले गया। उसने पहले पायल और फिर अंकिता को सब कुछ बताया। अंकिता सदमे में थी। वह बोली, मैं पुलिस को सब बताने जा रही हूँ। आकाश ने उसे रोका।
उसने कहा, मुझे पवन से छुटकारा चाहिए, मैं एक खूनी के साथ नहीं रह सकती। आकाश ने उसे बातों में उलझाते हुए कहा, हम मेरे भाई के कातिल को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आकाश ने कहा, हमने एक प्लान बनाया। हमने एक कातिल को पवन को मारने के लिए हायर किया। अंकिता की मदद से हमने पवन को मार दिया। कातिल ने पवन की लाश को छुपा दिया। फिर मैंने राहुल की हत्या को कार एक्सीडेंट में बदल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद कातिल ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा, पवन जिंदा है और मेरे पास है। राहुल और पवन दोनों सन्न रह गए। राहुल ने पवन की ओर देखा और पवन ने राहुल की ओर। पवन ने कहा, मैं अपने दूसरे रूप से अनजान हूँ, लेकिन अब सब जान चुका हूँ। इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका। पवन ने कहा, मैं अपने दूसरे रूप से अनजान हूँ, लेकिन अब सब जान चुका हूँ। इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें इसे ख़त्म करना होगा। राहुल ने चौंकते हुए कहा, पर कैसे पवन, मैं कैसे? इतना कहते ही पवन अचानक से अपने शरीर की ओर खींचता चला गया और कुछ ही पलों में राहुल के सामने से गायब हो गया। पवन अब अपने शरीर में लौट चुका था। उसने देखा कि ब्लैकमेलर उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है। अचानक पवन की आंखें खुली। ब्लैकमेलर डर के मारे कांप रहा था। उसने पवन की ओर देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। पवन अचानक उस ब्लैकमेलर की गर्दन को अपने हाथ से पकड़ता है और अपने एक ही हाथ से उसकी गर्दन को तोड़ देता है। वो वहीं पर मरा जाता है। पवन उसे बॉक्स से बाहर आता है और अंगड़ाई लेता है और कहता है, राहुल, तू जब जिंदा था तब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा पाया, तो अब मरने के बाद तू क्या कर सकता है? ये कहकर पवन हंसता हुआ आगे बढ़ जाता है। पवन अब जिंदा हो चुका था और उसके अंदर का शैतान भी अब पवन के शरीर पर पवन से ज़्यादा उसके अंदर के शैतान का कब्जा था। वह एक पुराने घर में अपना बसेरा बनाता है। दूसरी तरफ राहुल सब समझ चुका था और वह यह भी समझ चुका था कि आकाश के बिना पवन को ठीक नहीं किया जा सकता। तो वह यह फैसला करता है कि आकाश को उसके जुल्मों की सज़ा अब भी देना ठीक नहीं है। वह चीना की मदद से आकाश को कहता है कि वह उसे माफ़ कर रहा है ताकि वह पवन को ठीक करने में आकाश की हेल्प ले सके। वो पवन के बारे में आकाश को बताता है कि पवन सब जान चुका है। आकाश राहुल को वादा करता है कि वह हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। राहुल सोच रहा था कि पवन का हुआ क्या? वो जिंदा भी है या नहीं? अगर वो जिंदा है तो वह पवन को कैसे रोके? उसका मन कह रहा था कि पवन ज़रूर जिंदा है और उसके लिए उसे तैयार रहना चाहिए। पवन का घर अंकिता के पास पवन के माता पिता आते हैं और कहते हैं, बिटिया अंकिता, हमने तुम्हें एक बहू की तरह नहीं, बेटी की नज़र से देखा है। पवन के जाने के बाद तुम अकेली पड़ चुकी हो। हमें तुम्हारी चिंता है। तुम अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही नहीं बिता सकती। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं अब ठीक हूँ। मैं मानती हूँ मैं पवन को नहीं भूल सकती, पर मुझे ऐसे ही जीने की आदत डालनी होगी। बेटी, तुम्हें इस दर्द से दूर जाने के लिए एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी और हमने ये फ़ैसला लिया है कि तुम्हें दूसरी शादी करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि अविनाश के साथ तुम्हारी शादी हो, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। हम तुम्हारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। फ़ैसला तुम्हारे ऊपर है। ये सुनकर अंकिता कुछ देर सोचती है और उन्हें कहती है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। माँ बाबूजी, मुझे कुछ वक्त दीजिए। हाँ हाँ बेटी, तुम्हें जितना वक्त चाहिए लो। पवन जैसा भी था, अंकिता उससे प्यार करती थी। पवन का पागलपन उनके बीच में आ गया, जिसकी वजह से अंकिता को न चाहते हुए भी वह फैसला लेना पड़ा। अंकिता कुछ दिन इस बारे में सोचती है, लेकिन उसे फैसला तो लेना ही था और वह फैसला लेती है। वह अविनाश से शादी के लिए तैयार हो जाती है। अविनाश इस बारे में नहीं जानता था। वह अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है, माँ बाबूजी, एक बार मेरे से पूछ तो लेते। मैंने अंकिता भाभी को कभी भी इस नज़र से नहीं देखा। हम शादी के बंधन में बंध सकते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता अटूट नहीं हो सकता। बेटा, वक्त के साथ सब बदल जाएगा और धीरे धीरे तुम एक दूसरे के करीब आ जाओगे। अंकिता के बारे में सोचो कि उस पर क्या बीत रही होगी। इतनी कम उम्र में उसने पवन को खो दिया। वह अकेली है। उसका साथ दो। शायद पवन भी यही चाहता। अविनाश भी इस बात पर सहमत हो जाता है।
अविनाश और अंकिता की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। ये बात राहुल के भाई आकाश के पास भी पहुंचती है। ये सुनते ही वह चीना के पास जाता है। चीना एक झोपड़पट्टी में रहता था। वह चीना के पास जाता है और चीना को कहता है, चीना, मुझे राहुल भैया से बात करनी है और तुम एक अकेले इंसान हो जो राहुल भैया से बात कर सकते हो। बस तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ पर मिलेंगे। राहुल ने चीना को एक पता दिया था और उसे बताया था कि वह हमेशा उसे वहीं पर मिलेगा। शहर से बाहर एक कब्रिस्तान में पीपल के पेड़ के नीचे राहुल का ठिकाना था। आकाश चीना के साथ उस कब्रिस्तान में जाता है और वह दोनों उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर राहुल को आवाज़ लगाते हैं। कुछ देर बाद राहुल की आवाज़ चीना को सुनाई देती है, जो चीना को कह रही थी, हाँ चीना, मैं आ चुका हूँ। क्या बात है? चीना राहुल की आवाज़ सुनता है और आकाश को बताता है कि राहुल यहाँ आ चुका है। आकाश राहुल को बताता है कि पवन की पत्नी अंकिता और उसके भाई अविनाश की शादी तय हो चुकी है। वह जल्दी शादी के बंधन में बनने वाले हैं। और आप जानते हैं, अंकिता की शादी यानी पवन की वापसी, जो मौत की आंधी लेकर आएगी। ये सुनकर राहुल मन ही मन सोचता है, तुम ये क्या कर रही हो अंकिता? तुम नहीं जानती तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसती जा रही हो। वह अभी जिंदा है, लेकिन तुम डरो मत। मैं भले ही अपना शरीर त्याग चुका हूँ, लेकिन हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वही पुराना घर जिसमें पवन रहता है। पवन आईने के सामने खड़ा था और खुद को देख रहा था। वह खुद से कह रहा था, अंकिता, जो भी फैसला लेगी वह सही है। वह सारी उम्र अकेले नहीं बिता सकती, उसे किसी का साथ चाहिए। लेकिन तभी उसे कुछ होता है। वह अपना सिर आईने में मारता है। आईना टूट जाता है और पवन के सिर से खून बहने लगता है। उसकी आवाज़ बहुत भारी हो जाती है, आंखें लाल और चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। अंकिता सिर्फ मेरी है। जो भी मेरे और अंकिता के बीच आएगा उसे सिर्फ मौत मिलेगी। वह सिर्फ मेरी है और मैं अभी जिंदा हूँ। उसकी आवाज़ बहुत भारी हो जाती है, आंखें लाल और चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। अंकिता सिर्फ मेरी है। जो भी मेरे और अंकिता के बीच आएगा उसे सिर्फ मौत मिलेगी। वह सिर्फ मेरी है और मैं अभी जिंदा हूँ। ये पवन के अंदर का शैतान था जो दिन ब दिन पवन पर हावी हो रहा था। अंकिता शॉपिंग कर रही थी। वह एक साड़ी की दुकान पर आईने में अपने ऊपर साड़ी लगाकर देख रही थी कि उसके ऊपर कौन सी साड़ी सूट करेगी। तभी उसकी नज़र आईने में पड़ती है। उसे ऐसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है। वह आईने में ध्यान से देखती है कि उसे कौन देख रहा है। वो और कोई नहीं, पवन था। वह पवन को देखकर बहुत डर जाती है। उसका डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अविनाश उसकी ओर देखता है और उसे कहता है, क्या हुआ अंकिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अंकिता घबरा कर कहती है, हाँ अविनाश, मैं ठीक हूँ, बस अजीब सा महसूस हो रहा है। चलो हम घर चलते हैं। ठीक है अंकिता, जैसा तुम ठीक समझो। और वो दोनों घर चले जाते हैं। लेकिन अभी भी अंकिता को डर लग रहा था। वह पवन को देखकर बहुत डरी हुई थी। अंकिता और अविनाश के जाने के बाद पवन भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अचानक से उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वह पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ कोई नहीं था, पर उसके हाथ को तो अभी भी किसी ने पकड़ा हुआ था। ये देखकर पवन कहता है, राहुल, क्या तुम हो? उसका शक सही था। उसके हाथ को पकड़ने वाला राहुल ही था। अब राहुल और पवन एक दूसरे के सामने खड़े थे, पर पवन उसे देख नहीं पा रहा था। लेकिन वह यह ज़रूर जानता था कि उसका हाथ राहुल ने ही पकड़ रखा था। राहुल पवन से कहता है, हाँ मैं ही हूँ पवन। लेकिन पवन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह राहुल की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। राहुल तुरंत समझ जाता है कि अब पवन भी बाकी लोगों की तरह उसे नहीं सुन सकता। राहुल सोचता है, मुझे इससे बात करने की ज़रूरत ही क्या है? मुझे बस इसे ख़त्म करना है ताकि बाकी लोग बच सकें। दूसरी तरफ पवन के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। शायद ये पवन का वह रूप था जो हिंसा में विश्वास नहीं करता था, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था। यह उसका अच्छा रूप था। लेकिन राहुल को इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस एक ही चीज़ करनी थी, पवन को मारना। राहुल आगे बढ़ता है और अपने हाथों से पवन का गला कसकर जकड़ लेता है। वह धीरे धीरे उसका दम घोंटने लगता है। पवन को राहुल दिखाई नहीं दे रहा था।
लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसका गला कौन दबा रहा है और क्यों। धीरे धीरे पवन का चेहरा लाल पड़ने लगता है, उसका दम घुटने लगता है। लेकिन तभी अचानक पवन के भीतर से एक अजीब सी ताकत जाग उठती है। वह राहुल के हाथों को अपने गले से झटक कर हटा देता है। अब पवन ने राहुल के हाथों को कसकर पकड़ रखा था। ये बहुत अजीब था। फिल्मों में हमेशा दिखाया जाता है कि आत्माओं के सामने इंसान बेबस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था। राहुल, जो एक आत्मा था, वह अब पवन की ताकत के आगे कमज़ोर पड़ चुका था। पवन की आंखों में गुस्से की लपटें थीं। उसने अदृश्य राहुल की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते राहुल, और तुम क्या, मुझे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मेरे रास्ते से हट जाओ। पवन ने राहुल के हाथ छोड़ दिए, लेकिन तभी उसने किसी का नाम लिया। अरे चीना, तुम! राहुल चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने तुरंत पवन की ओर देखा, पर पवन वहाँ नहीं था। वह गायब हो चुका था। राहुल घबरा कर चारों ओर देखने लगा, लेकिन पवन कहीं नहीं दिखा। वह उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। कैसे उसने एक अच्छा मौका गवा दिया है। आखिर कब तक बचोगे पवन? पवन के घर में खुशी का माहौल था। हर तरफ रौनक थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हंसी मजाक, गाने बजाने और चहल पहल के बीच हर कोई उत्साहित था। लेकिन इस खुशियों भरे माहौल में एक चेहरा ऐसा था जिस पर डर की छाया थी। वह चेहरा था अंकिता का। अंकिता के मन में अतीत के साए मंडरा रहे थे। वह उन यादों से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वे उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसी बीच दरवाजे पर आकाश आता है। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था, चीना। अंकिता की नज़र जैसे ही आकाश पर पड़ी, वह तुरंत उसके पास चली गई। अरे आकाश, तुम यहाँ? आकाश हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ अंकिता, मैं यहाँ हूँ। शादी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? अच्छी चल रही हैं आकाश, सब खुश हैं। आकाश ने गौर से अंकिता के चेहरे को देखा और फिर पूछा, और तुम? अंकिता हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस बहाना ढूंढ रही हूँ खुश रहने का। आकाश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पर मुझे तो तुम्हारे चेहरे पर डर नजर आ रहा है। किस बात का डर है अंकिता? अंकिता थोड़ा असहज हो गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, किसी बात का नहीं। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? फिर उसने आकाश के साथ खड़े बच्चे की ओर इशारा किया, और ये बच्चा कौन है? आकाश ने बच्चे के सिर पर हल्का हाथ फेरते हुए कहा, इसका नाम चीना है। ये देख नहीं सकता, लेकिन सुन सकता है, और जिन्हें हम नहीं सुन सकते उन्हें यह सुन सकता है। अंकिता उलझन में पड़ गई। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, हम किन्हें नहीं सुन सकते? तुम बात को घुमा क्यों रहे हो? साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? आकाश ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अंकिता, राहुल यहीं मौजूद है। वह तुम्हें देख सकता है, तुम्हें सुन सकता है। अंकिता का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम आकाश? पागलों के साथ रहते रहते तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? वह एक पल रुकी, फिर धीमी आवाज में बोली, राहुल को मरे कितना वक्त हो चुका है, तुम जानते हो? आकाश शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ जानता हूँ। और मैंने कब कहा कि राहुल जिंदा है? वह मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहीं है, और इस वक्त वह हमारे बहुत करीब है। अंकिता ने गुस्से से सिर झटकते हुए कहा, बिल्कुल बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आकाश। भैया, इन्हें यकीन दिलाइए। फिर वहाँ मौजूद राहुल कमरे में रखी एक कांच की प्लेट उठाता है। अंकिता ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। वह हैरान रह गई। कांच की प्लेट हवा में तैर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मुमकिन कैसे था? ये ये कैसे हो सकता है? अचानक प्लेट जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर जाती है। अंकिता घबराकर पीछे हटती है। आकाश, ये तुम क्या कर रहे हो? आकाश शांत स्वर में बोला, ये मैं नहीं कर रहा अंकिता, ये राहुल कर रहा है। हमें यकीन करो, राहुल यहीं मौजूद है, और हम यहाँ तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बताने आए हैं। अंकिता का चेहरा तनाव से भर उठा। उसने धीरे से पूछा, क्या बताने आए हो? आकाश ने एक गहरी सांस ली और कहा, यही कि पवन जिंदा है। क्या? हाँ, ये सच है।
जिस किडनैपर ने हमें फ़ोन करके कहा था कि पवन जिंदा है, वह झूठ नहीं बोल रहा था। ये सुनते ही अंकिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह चुपचाप पास रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अविश्वास और भय के मिश्रित भाव थे। धीमे स्वर में वह बुदबुदाई, तो इसका मतलब मैंने जिसे देखा था वो कोई वहम नहीं था, वो सच में पवन था। तभी चीना ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, वो पवन ही था। राहुल भैया कह रहे हैं कि कल उनका सामना पवन से हुआ था, लेकिन वह उन्हें चकमा देकर भाग गया। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, राहुल भैया यह भी कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है। आपने जो किया उसकी वजह से पवन अब एक आदमखोर बन चुका है। जो भी उसके रास्ते में आएगा मारा जाएगा। ये सुनते ही अंकिता की आंखों में पछतावे की लहर दौड़ गई। ये सब मेरी गलती है, उसने कांपती आवाज़ में कहा। मुझे पुलिस को सब सच बता देना चाहिए था। अगर मैं पवन को मरवाने के प्लान में शामिल ना होती तो शायद आज ये सब न होता। आकाश ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, जो होना था वो हो चुका है अंकिता। इसमें हम सब की गलती है। हम सब ने जुर्म किया है, लेकिन हम पवन जितने खतरनाक नहीं हैं। फिर उसने चेतावनी भरे स्वर में कहा, तुम्हें अब बहुत सावधान रहना चाहिए अंकिता। राहुल भैया हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं ताकि तुम्हें और अविनाश को पवन से बचा सके। अंकिता की आंखों में आंसू भर आए। उसने थकी हुई आवाज़ में कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आकाश, मैं क्या करूं? मेरी वजह से अब अविनाश भी इस मुसीबत में फंस चुका है। हाँ, वह भी अब इस कहानी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन तुम कब तक पवन से बचती रहोगी अंकिता? आकाश की आवाज़ में गंभीरता थी। हमें उसका सामना करना ही होगा। सिर्फ हम सब मिलकर ही पवन को रोक सकते हैं। अंकिता कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी के भाव साफ झलक रहे थे। आकाश ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अब हम चलते हैं अंकिता, अपना ख्याल रखना। राहुल भैया यहीं हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद आकाश और चीना वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन राहुल अभी भी वहीं मौजूद था, अंकिता के लिए। वह अंकिता और पवन के बीच एक दीवार की तरह था। अगर पवन को अंकिता तक पहुंचना था तो उसे पहले राहुल से टकराना होगा। अंकिता का डर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक तसल्ली भी थी कि राहुल मरने के बाद भी उसकी रक्षा के लिए खड़ा था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। जब अंकिता और आकाश आपस में बातें कर रहे थे, तब किसी और ने भी वह सब सुन लिया था। पवन का भाई अविनाश। दूसरी तरफ आकाश और चीना आकाश की कार में बैठे थे। चीना के घर पहुंचने का वक्त हो चुका था। आकाश ने गाड़ी एक गली के पास रोकी और कहा, लो चीना, तुम्हारा घर आ गया। चीना कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आकाश भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं आज अपने घर वालों के लिए अच्छा खाना लेकर जाना चाहता हूँ। आकाश ने बिना कोई सवाल किए अपनी जेब से पैसे निकालकर चीना की हथेली पर रख दिए। ले लो, और जब भी ज़रूरत हो मेरे पास चले आना, चिंता मत करो। शुक्रिया आकाश भैया। आकाश मुस्कुराया और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ समय बाद रात का वक़्त था। चीना लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में खाने का सामान था जिसे उसने अपने परिवार के लिए खरीदा था। उसके घर पर उसके बूढ़े माँ बाप और छोटे भाई बहन उसका इंतज़ार कर रहे थे। आज चीना ने सुबह ही उनसे कहा था कि वह उनके लिए कुछ अच्छा खाना लेकर आएगा। घर के अंदर उसके छोटे भाई बहन बेचैनी से दरवाजे की ओर देख रहे थे। माँ, भैया कब आएगा? हमें बहुत भूख लगी है। उनकी माँ ने प्यार से उन्हें चुप कराया, लेकिन उनकी आंखों में भी इंतज़ार झलक रहा था। इधर चीना के चेहरे पर खुशी थी। वह तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके कदम रुक गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसके पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कौन है? उसने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सामने के अंधेरे में कोई खड़ा था। चीना ने गहरी सांस ली और एक बार फिर पूछा। मैंने पूछा, कौन है? लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। चीना डरकर भागने लगा। वह अंधा था, उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। वह इधर उधर बेतहाशा दौड़ रहा था, लेकिन उसका भागना आसान नहीं था।
रास्ते में पड़ी चीज़ों से टकराता, लड़खड़ाता, गिरता, फिर उठता, लेकिन वह भागता ही जा रहा था। पर एक अंधा इंसान कितनी देर तक भाग सकता है? अचानक धड़ाम, भागते हुए वह किसी आदमी से टकरा गया। एक ठोस दीवार जैसी कड़ी छाती। चीना का दिल दहशत से कांप उठा। वह आदमी एक जगह शांत खड़ा था। उसके हाथ में कुछ था, लोहे की रॉड। चीना की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क कौन है? कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा। और फिर गप, लोहे की रॉड सीधे चीना के सिर पर पड़ी। आहा! चीना ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से गाढ़ा गर्म खून बहने लगा। वह वहीं पड़ा छटपटा रहा था, दर्द से तड़प रहा था, पर वो शख्स बस खड़ा देखता रहा। कुछ पल बाद वो आदमी मुड़कर अंधेरे में गुम हो गया। चीना ज़मीन पर पड़ा रहा, तड़पता रहा, और फिर सन्नाटा। कुछ देर बाद उसने अपने खरीदे हुए खाने के पास ही दम तोड़ दिया। उधर चीना का परिवार भूखा बैठा था। माँ, पिता, छोटे भाई बहन सब उसकी राह देख रहे थे। छोटे बच्चे बेचैनी से पूछ रहे थे, माँ, भैया कब आएगा? हमें बहुत भूख लगी है। लेकिन अब वह कभी नहीं लौटेगा। वह हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुका था। अंकिता अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें डरी हुई थीं। उसका दिल बेचैन था। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा, मानो किसी को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीमी कांपती आवाज़ में कहा, राहुल, क्या तुम यहीं हो? कुछ पल के लिए कमरे में गहरी खामोशी छा गई, लेकिन अंकिता को एहसास हो रहा था कि वह अकेली नहीं है। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरा दिल कह रहा है तुम यहीं हो राहुल। राहुल वहीं था, अदृश्य लेकिन मौजूद। वह अंकिता की आवाज़ सुन रहा था। अंकिता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज़ भारी हो गई। किस्मत भी कितनी अजीब है राहुल। तुम एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गए जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता तक नहीं था। उसने अपना सिर झुका लिया। पछतावे की एक गहरी लहर उसके अंदर उठ रही थी। ये सब मेरी गलती है। तुम्हारी जान मेरी वजह से गई राहुल। उसकी आवाज़ कांपने लगी। ये अफसोस मुझे पूरी ज़िंदगी रहेगा। तुमने अपनी जान सिर्फ हमारी दोस्ती के कारण गंवा दी। कमरे में हवा ठंडी हो गई। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अंकिता ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। दरवाज़ा खुला। सामने पवन का भाई अविनाश खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था। अंकिता, उसने धीमे स्वर में कहा, माँ और बाबूजी तुमसे मिलना चाहते हैं। अंकिता की भौहें सिकुड़ गईं। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कहानी जारी। अंकिता धीरे धीरे अविनाश के साथ चलती हुई पवन के माता पिता के पास पहुंची, लेकिन वहां जाते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पवन के माता पिता के चेहरे उतरे हुए थे। उनकी आंखों में गहरी उदासी और अनगिनत सवाल थे। कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। अंकिता ने घबराकर पूछा, क्या हुआ माँ? बाबूजी, आप ठीक तो हैं ना? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पवन की माँ ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ कांप रही थी, बेटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करोगी। अंकिता की सांस अटक गई। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है। अंकिता असमंजस में पड़ गई। क्या? आप किस बारे में बात कर रहे हैं माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी पवन के पिता ने गहरी कठोर आवाज़ में कहा, पर अब हमें सब समझ आ चुका है अंकिता। उनकी आंखों में नफरत और गुस्सा था। बेटी समझकर तुम्हें बहू बनाया, हमेशा इज्जत दी, पर तुम तो नागिन निकली जो अपने ही मालिक को डंस ले। अंकिता को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगले ही पल अविनाश ने सब कुछ साफ कर दिया। अविनाश ने तीखी आवाज़ में कहा, अंकिता, हमें सब पता चल चुका है। हमें पता चल गया है कि पवन जिंदा है, और यह भी कि उसे मारने के प्लान में तुम शामिल थी। कमरा जैसे अचानक ठंडा पड़ गया। अंकिता का चेहरा सफ़ेद हो गया। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसके होंठ कांपने लगे। वह कुछ भी बोल नहीं पाई, क्योंकि जो कुछ भी कहा जा रहा था वह सब सच था। अंकिता के दिमाग में खतरनाक सवाल घूमने लगे। अब मैं क्या कहूँगी? अब मैं क्या करूँगी? अब मैं कहाँ जाऊँगी? उसे अब तक ये एहसास ही नहीं हुआ था कि जब सच सामने आएगा
तो वह सबको क्या जवाब देगी? आप सुन रहे थे इसका पहला भाग। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जल्द ही इसका दूसरा भाग भी हम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अलविदा और प्रोफेशनल हॉरर को सब्सक्राइब करें।